चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं फिर। एक प्रॉब्लम से लास्ट क्लास में मैंने आपको वीक बेस पढ़ाया था। एक क्वेश्चन मैं स्टार्ट कराता हूँ आपको उसी से रिलेटेड, है ना, थोड़ा एक्सटेंशन है। तो पिछली क्लास में मैंने आपको दिया था वीक बेस में क्या, अमोनिया का एक्वा सॉल्यूशन दिया था ना। उसमें थोड़ा एक और चीज ऐड करता हूँ, लिखो तो, फाइंड द पीएच ऑफ जीरो पॉइंट वन मोलर 0.1 molar aqueous solution of ammonia if 0.1 mole of NaOH is added in 1 liter of the above solution. 0.1 mole of NaOH is added in if 0.1 mole of NaOH is added in 1 liter of above solution. और क्या दिया हुआ है आपको, वैल्यू क्या दी हुई है? कंसिडर Kb of ammonia, Kb of ammonia to be 10 के पावर -5. Yes, you can do it. ट्राई करिए। हाँ जी बेटा, कर लिया। आइए चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। देखो, एक तो आपके पास, देखो ध्यान से, पहले क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ना है, दिमाग में मैपिंग करनी है, वीक कौन है, स्ट्रॉन्ग कौन है, एंड जितने पॉसिबल इक्विलिब्रियम है सबको लिखना है, एंड उसके बाद स्टार्ट करना है। एकदम सेट कर लो दिमाग में ना, स्टेप सेट कर लो। आपको क्या दिया हुआ है, एक सॉल्यूशन दिया है, कितने लीटर का दिया है, 1 लीटर का। कौन सा सॉल्यूशन, अमोनिया का। अमोनिया प्लस वाटर फॉर्मिंग NH4 प्लस प्लस OH माइनस, और इसका Kb वैल्यू दिया है कितना, 10 के पावर -5। और क्या दिया है, ये 0.1 मोलर है। और क्या, वाटर का इक्विलिब्रियम अपने आप में एक चल रहा है, H प्लस प्लस OH माइनस, ये साथ का ही है, Kw। और क्या, NaOH भी दिया हुआ है इसी में। NaOH से क्या आ रहा होगा, Na प्लस एंड OH। कहीं कॉमन आयन दिखाई दे रहा है बेटा, ये तीनों आयन। अब मुझे नेट OH माइनस लिखना होगा, so I'll write OH minus from H2O plus OH minus from ammonia and plus OH minus from NaOH। क्या ये वैल्यू 0.1 है? और क्या ये दोनों वैल्यूज बहुत कम है, नेग्लिजिबल? तो आंसर खत्म हो गया क्या? कितने लोग करें, इसमें तो कुछ सॉल्व ही नहीं करना पड़ा है, तो 0.1 आ गया। तो पीओएच कितना आ गया, 1। एंड हमें पता है
कि पीओएच पता हो तो पीएच निकल जाएगा। कहां से यूज किया हमने, ये इक्विलिब्रियम यूज किया, क्योंकि H प्लस इंटू OH आयन विल ऑलवेज बी इक्वल टू KW, और OH आयन की वैल्यू पूरे रिएक्शन में सेम ही होगी, और वो कितनी होगी, यही 0.1। यहाँ 0.1 रखो, या अननोन है, इज इक्वल टू KW। या तो ऐसे करो और या तो सीधा लगा लो कि पीएच प्लस पीओएच, क्योंकि वो दोनों एक ही चीज है ना बेटा, पीकेडब्ल्यू, और ये कितना है 14। पीएच आपको निकालना है, पीओएच कितना था 1, तो पीएच कितना आ गया 13। कितने लोग का सही हुआ हाथ तो? बिल्कुल इतना ही प्लेन समझना था इसको। हाँ बोलना। आगे समझ में, बोलो। अब आपको कोई डाउट है इसमें तो आप पूछे, है ना? नहीं तो अगर आप स्टेप्स आप फिगर आउट करो, हर क्वेश्चन के बाद फिगर आउट करो आप किस जगह पे अटक रहे हो। क्या आपने पूरा इक्विलिब्रियम नहीं लिखा, या आपने यही आइडेंटिफाई नहीं किया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इसमें है कौन, आपने किस स्टेप में मिस्टेक किया है, या आपने कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन गलत ले ली, ये आपको फिगर आउट करना है। क्योंकि गिन गिन के ये 3-4 स्टेप हर रिएक्शन में फॉलो होते हैं, और उसके बाद इक्वेशन लगाना है, आंसर निकालना। अगर इसमें मैं पूछता कि अमोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बताओ कितना है, तो क्या नहीं बता देते? ये पता है तुम्हें, ये भी पता है, सिर्फ यही तो अननोन है। दिस इनटू दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू 10 के पावर -5, so we can get that also। आ गया बात समझ में? चलो, तो इसी के साथ हमारा वीक बेस का भी पूरा पोर्शन कंप्लीट होता है। हेडिंग डालते हैं, नया टॉपिक पढ़ते हैं आज। क्या? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। हेडिंग डालो, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। देखो बेटा, अभी तक जितने भी चीजें हमने पढ़ी हैं, वीक एसिड एंड वीक बेसिस, ये पूरी तरीके से क्या है, खुद एक्वस सॉल्यूशन में ऐसे ही एग्जिस्ट करते नहीं। एसिटिक एसिड जब मैं बोलता हूं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड खुद वाटर में एसिडिक एसिड के फॉर्म में ही मेजर फॉर्म में रहता है। पार्शियली आयोनाइज भी होता है CH3CO- और बहुत कम 1% से लेके 5% तक यही आयोनाइजेशन मोस्टली हमने देखा है। सॉल्ट्स के बारे में बात किया जाएगा तो दो तरह के सॉल्ट होंगे, एक स्पेरिंगली सॉल्युबल, मतलब जिनकी सॉल्युबिलिटी नेग्लिजिबल हो, वो कुछ ऐसी बात की जस्ट अ पिंच ऑफ सॉल्ट इज सॉल्युबल इन अ लीटर और 2 लीटर ऑफ वाटर, वो ऐसे सॉल्ट को बोलते हैं स्पेरिंगली, जो बिल्कुल ही खत्म है उनकी सॉल्युबिलिटी। और दूसरे होते हैं ऐसे जो डिसेंट इनफ डिसॉल्व हो जाए मॉडरेट कंसेंट्रेशन पे तो पूरा पूरा, ऐसे सॉल्ट को क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे सोडियम का कोई भी सॉल्ट ले लो, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम एसिटेट, सोडियम फॉस्फेट, कुछ भी ले लो सोडियम का कार्बोनेट, सब डिसॉल्व हो जाएंगे पानी में। नाइट्रेट आयन का कोई भी सॉल्ट ले लो, सिल्वर नाइट्रेट ना, लेड नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, सारे के सारे डिसॉल्व होंगे। क्या ये मैंने डे 1 में आपको समझाया था, लिस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वो बात आपको दिमाग में रखनी है। इज दैट क्लियर? तो अब जब बात हो रही है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर को ब्रेक डाउन करना, हाइड्रोलाइसिस, वाटर को ब्रेक डाउन करना। कौन करेगा ब्रेक डाउन? सॉल्ट तो पानी में डालने में खुद ही टूट जाता है आयंस में, तभी तो वो डिसॉल्व कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं सॉल्युबल सॉल्ट्स की, जो सॉल्ट सॉल्युबल ही नहीं हो, जो डिसॉल्व ही ना हो सके, वो कुछ नहीं करेंगे। हाइड्रोलाइसिस कैसे करेंगे? समझ में आ रहा है? तो अब बात ये आती है कि सर ये बताओ हाइड्रोलाइसिस आखिर करेगा कौन? तो आंसर है सॉल्ट जब आप पानी में डालते हो तो कितने कंपोनेंट में टूटता है, कैटायन एंड एनायन। तो टेक्निकली वाटर के साथ इंटरफेयर कौन कर रहा होगा, या तो कैटायन या तो एनायन, क्योंकि सॉल्ट पानी में डालते ही आयंस में ब्रेक डाउन कर गया। अब जो काम करना है सॉल्ट कुछ नहीं कर रहा है, उनसे प्रोड्यूस्ड आयंस कर रहे हैं। इसलिए जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का टर्म है, इसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया जा सकता है। Salt hydrolysis can be categorized salt in which cation is actively participating in hydrolyzing water. Another part will be salt in which the anion is actively participating in
हाइड्रोलाइजिंग वाटर। इज दैट क्लियर? तो ये बात आपको दिमाग में रखना है। तो दो तरह की हाइड्रोलिसिस होती है, कैटायन हाइड्रोलिसिस एंड एनायन हाइड्रोलिसिस। लिखो, देखो, if the salt is soluble in water, if the salt is soluble in water, then it will break down into two components, cation and anion. It will break down into two components, cation and anion. Based on that, there are two different possibility of hydrolysis. Based on that, there are two different possibility of hydrolysis. Based on that, there are two different possibilities of hydrolysis. पहला लिखो, cation hydrolysis. अब cation hydrolysis है तो मैं उसको B प्लस के फॉर्म में लिख रहा हूं। B प्लस कैटायन में ले रहा हूं B प्लस इज सम कैटायन। नाउ कैटायन हाइड्रोलिसिस का इक्वेशन लिखेंगे कैसे कि भाई वाटर है, अब बताओ B प्लस की तरफ कौन सा एंड वाटर का अट्रैक्टेड होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। कौन सा नेगेटिव है भाई, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? बोलो बेटा, ऑक्सीजन। तो ये B प्लस OH को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अगर OH ले गया तो क्या बाहर निकलेगा, तो ये बनाता है BOH। एन क्या बनाता है, बोलो? हाँ जी। तो कैटायन हाइड्रोलिसिस होगा तो कैटायन ही पैदा होगा, H प्लस। कैटायन हाइड्रोलिसिस का एंड प्रोडक्ट H प्लस आयन ही है। इसलिए अगर किसी सॉल्ट के अंदर कैटायन एक्टिव है, वो हाइड्रोलाइज करा रहा है, तो ऐसे सॉल्ट का सॉल्यूशन स्लाइटली एसिडिक होगा। कैसा होगा? क्योंकि भाई वाटर से तो जो H प्लस OH आयन आता है वो तो इक्वल नंबर में आता है, वो तो नहीं डिसाइड करता है कि कौन एसिडिक है कौन बेसिक है। कौन डिसाइड करता है? कौन डिसाइड करता है कि चीजें एसिडिक है या बेसिक है, कौन? आंसर इट इज H प्लस। समझ में आया सभी को? ये बात क्लियर हुई? तो लिखो, इक्वेशन लिखो, इक्वेशन ऑफ कैटायन हाइड्रोलिसिस। एंड ध्यान रखना ये वाटर का इक्विलिब्रियम तो बाय डिफॉल्ट है, क्योंकि यार यही सॉल्वेंट है, ये तो रहेगा। लिख लिया? बोलिए, कुछ और बातें भी मुझे बतानी है, थोड़ा ध्यान से सुनना। इस इक्वेशन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है नीचे वाले का, वो तो Kw है, ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं KH। KH का मतलब हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। एक तरह का क्या है ये, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। भाई वीक एसिड का था तो उसको Ka बोल रहे थे, वीक बेस का था तो उसको क्या बोल रहे हैं, Kw। वाटर का आयोनाइजेशन है तो उसको क्या बोल रहे हैं, Kw। अरे बोलो ना। तो यहाँ पे वर्ड क्या आ रहा है, KH, क्योंकि ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है KH। लेकिन इस KH को थोड़ा ध्यान से देखो, क्या इस रिएक्शन में H प्लस पैदा हो रहा है? तो क्या ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है? कौन एसिड की तरह बिहेव कर रहा है? B प्लस कैटायन। अरे ऐसा स्पीशीज जिसको वाटर में डालने से H प्लस आयन आ रहा हो, एसिडिक हो रहा हो, उसी को तो हम क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे एसिड कौन है? तो इस रिएक्शन में KH को ही Ka भी लिखा जा सकता है, बट ध्यान रखना इट इज नॉन ट्रेडिशनल एसिड। ट्रेडिशनल एसिड अपना खुद का प्रोटॉन देते हैं, ये क्या कर रहा है, वाटर का OH लेके H प्लस वहां से निकाल रहा है।
KH मतलब हाइड्रोलिसिस एंड Ka किसका? Ka B प्लस का, Ka ऑफ B प्लस, क्योंकि B प्लस इज एन एसिड। अच्छा B प्लस एसिड है तो कितने लोग कह रहे हैं बेस भी तो है सर इस स्पीशीज में, कौन सा है ये? यही है ना बेस। अगर ये बेस है तो ये इसका क्या है? बिल्कुल सही, कॉन्जुगेट एसिड। वेरी नाइस, पता है ना ये सब बात। बेस से OH निकाल दो तो क्या बन गया, या बेस में H प्लस आयन जोड़ दो, H प्लस आयन जोड़ोगे तो ये OH माइनस ही H प्लस लेके वाटर निकल जाएगा, तो ये B प्लस बन जाता है। एक ही बात है ना, या तो OH है तो OH निकाल दो, या तो उसमें H प्लस जोड़ दो, वो क्या बन गया? B प्लस। तो ये कॉन्जुगेट एसिड एंड ये बेस है। अच्छा जी, अब एक और चीज लिखने जा रहा हूं, ध्यान देना। एक रिलेशन है वो हमेशा होल्ड करता है, Ka इंटू Kb इज इक्वल टू Kw, जहां पे Ka Kb क्या है? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? कहने का मतलब कि अगर इसका, इस इक्वेशन का हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट Ka है, और हमें पता है कौन सा, कि BOH अगर वीक बेस है तो B प्लस एंड OH माइनस, और ये Kb है, मतलब Kb इसके लिए डिफाइन होता है, Ka इसके लिए डिफाइन होता है। आ रहा है बात समझ में? इन दोनों का प्रोडक्ट Ka इंटू Kb विल ऑलवेज बी इक्वल टू Kw। क्या आप अग्री करते हो? ये बात कितने लोगों को समझ में आया कि इन दोनों का प्रोडक्ट Kw के बराबर है? देखो तो, कुछ विजनरी लोग हैं क्लास में क्या? कुछ बातें भी, वरना अभी मैं एक बात बोलूंगा सबको समझ में आ जाएगा, बट मैं अभी देखना चाहता हूँ कितने लोगों को डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि ये बात सही है। रेज योर हैंड। दिख रहा है? चलो बताओ भव्या कैसे दिख रहा है? और हाँ बोलना, खत्म, एक लाइन में। एग्जैक्टली हाँ ठीक है, तुम्हारा आंसर सही था, बिल्कुल सही। अगर इन दोनों को ऐड कर दें, इसको एंड इसको, तो क्या यही रिएक्शन मिल जा रहा है? देखो तो, और याद करो अगर दो इक्वेशन को ऐड करने से तीसरा मिलता है तो इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके इसका मिलता है। ये प्रॉपर्टी थी ना, कहां पढ़ा था हमने? केमिकल इक्विलिब्रियम में बोला था ना कि इसकी चीजें यूज होंगी। इजी था कि नहीं? बस वही, अभी तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है वही मैटर करता है। सो Ka इंटू Kb इज इक्वल टू Kw, ये आप हमेशा याद रखना। लेकिन साथ में ये दिमाग में रखना, ये पॉसिबल तभी है जब ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के रिएक्शंस हो, वरना तुम सोचो ये बी प्लस BOH कैंसिल ही नहीं होंगे। समझ में आया ना? ये नहीं कि Ka ले लिया एसिटिक एसिड का, Kb ले लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, और बोल रहे दोनों का प्रोडक्ट ये, ऐसे तो फिर हो चुका कहानी। कोई रिलेशन नहीं होता K एंड Kb अगर एसिड एंड बेसिस कॉन्जुगेट एसिड बेस नहीं है तो। ओनली फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स, उसमें भी एसिड जेन्युइनली ये बेस है, इसका कैटायन एसिड की तरह बिहेव कर रहा है ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। इट इज नॉट अ नेचुरल एसिड, it is its aqueous solution is acidic and because of that we are treating B plus as acid। और वैसे भी अगर ये बेस है तो ये क्या होगा? तो बेस का अगर Kb होता है कॉन्जुगेट एसिड का Ka हमें लिखना पड़ेगा, तो इसलिए तो लिखा KH ही Ka है, और ये किसका है? B प्लस का, और यहाँ Kb किसका है? BOH का। आ रहा है क्या बात समझ में? तो ये बात आप नोट कर लेना, ये सारे इक्वेशंस यूज होंगे। ओके
हो गया बच्चों, यहां तक नोटेड, नोट कर लिया? तो अब याद रखना, मैं डायरेक्टली KH पूछूंगा, उसको KA लिखूंगा, राइट? अब मान लो कभी आपसे क्वेश्चन आ जाए और आपको केटायन का कॉन्सेंट्रेशन दिया हो, ये कॉन्सेंट्रेशन दिया हो और KH की वैल्यू या तो डायरेक्टली दिया होगा या तो आपको KB दिया होगा। अगर KB दिया है तो क्या KH नहीं निकल पाएगा क्या? KA ही KH था ना, तो दैट विल बी KW by KB। मिल गया ना? तो कैन आई राइट दिस एज KW by, तो ध्यान रखना, तो या तो एग्जाम में डायरेक्ट KH देगा या तो वो KB देगा। KW सबको पता है ना, 10 के पावर। अच्छा, इसको अगर ऐसे लिख दूं तो कोई बुराई क्या? PKA प्लस PKB इज इक्वल टू PKW, कोई बुराई? मतलब इसको 14 लिख सकता हूं एट 25, तो PK प्लस PKB का वैल्यू कितना होगा? 14। ये तो गजब हो गया ना, PH प्लस POH भी 14 होता है, PK प्लस PKB भी 14 होता है ना? ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है। अब आ जाओ, हाँ जी, तो मैं आपसे बता रहा था कि ये अगर दिया हो, आपको इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हो, तो फिर से वही पुराना इक्विलिब्रियम वाला चीज। बस एक बात ध्यान रखना, यहां जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिख रहे होते हैं ना, तो उसमें यूजुअली क्या करते हैं हम? प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन लिखेंगे, यहां पे भी वही BOH इंटू H प्लस आयन अपॉन, बस एक चीज ध्यान रखेंगे, वाटर को यहां जगह नहीं देनी, क्योंकि KW में सिर्फ H प्लस इंटू OH आयन आता है, डिवाइडेड बाई H2O नहीं आता है। अरे यार, बात समझ में? तो जब आप इनको ऐड करते हो तो वाटर को हमेशा वैसे इग्नोर करके चलते हैं जैसे हमेशा से कर रहे हैं, ठीक है? तो इसको ऐसा मानेंगे कि इसका एक्टिव मास कितना है? 1। उसको जगह ही नहीं देना है, सिर्फ BOH H प्लस आयन अपॉन, ये गलती नहीं करना है ना। हाइड्रोलिसिस में कभी भी नीचे डिनोमिनेटर में वाटर को नहीं लिखना है, क्योंकि उसी के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम क्या लिख रहे हैं? KW भाई, तो उसके अंदर भी वाटर नहीं होता, तो यहाँ पे भी वाटर नहीं लिखेंगे, ये रूल है, इसको दिमाग में रखे रहना। नहीं करते हैं, 55 से मल्टीप्लाई किस में करते हैं? जब वो K आयोनाइजेशन ले रहे हो, समझ रहे? जैसे मान ले तूने ये कर लिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KW थोड़े होता है, KW तो सिर्फ इनका प्रोडक्ट होता है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K आयोनाइजेशन होता है, जिसमें हम H प्लस इंटू OH माइनस अपॉन H2O लिख रहे होते हैं, तब वहां 55 करना होता है। और अगर आप इसके फॉर्म में लिखोगे तो वापस से H2O को उधर ले जाओगे, तब जो एक्सप्रेशन बनता है उसको बोलते हैं हम KB। तो इसलिए सबसे बढ़िया दिमाग में रख लो, KB लिखते टाइम पे एक्सप्रेशन में ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, वाटर नहीं दिखाना है, एज सिंपल एज दैट। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द एनायन हाइड्रोलिसिस। सेकंड पॉसिबिलिटी लिखो, एनायन हाइड्रोलिसिस। अच्छा हाँ, वो तो लिख ही लिया होगा ना कि कैटायन हाइड्रोलिसिस से सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? एसिडिक इन नेचर। ये बात नोट करके कंक्लूड करके लिख लो, द रिजल्ट ऑफ कैटायन हाइड्रोलिसिस will be, the result of cation hydrolysis will be what? The nature of solution become acidic. The result of cation hydrolysis is acidic solution will be obtained. Got it ना? चलो अब anion hydrolysis करके देख लेते हैं। anion hydrolysis करके देख लेते हैं। भाई anion में मैं A माइनस लिख रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत? सो सपोज करो A माइनस है, तो अब बताओ A माइनस है तो वाटर का कौन सा कंपोनेंट लेगा? H प्लस या OH माइनस? H प्लस, क्योंकि माइनस है तो इसको प्लस चाहिए, तो क्या बन जाएगा? ये HA, बोलो, और क्या प्रोड्यूस करेगा ये? बड़ा सिंपल है यार, एनायन हाइड्रोलिसिस करने से एनायन प्रोड्यूस होता है, और कैटायन की हाइड्रोलिसिस से कैटायन, कैटायन से H प्लस, एनायन से OH माइनस, इसलिए एनायन हाइड्रोलिसिस का जो प्रोडक्ट आएगा वो स्लाइटली बेसिक सॉल्यूशन होगा। देखो, द नेचर ऑफ aqueous solution where anion hydrolysis takes place will be slightly basic.
the result of anion hydrolysis is a basic solution. आगे बात सबको समझ में? अब देखो यहां पे भी हम KH लिखेंगे, KH का मतलब क्या? KH का मतलब क्या? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। लेकिन क्या यहाँ KH को मैं Ka लिखूं या Kb लिखूं? बोलो। हाँ, लिखना भी चाहिए Kb। क्यों? क्योंकि ये एसिड है और ये इसका कॉन्जुगेट बेस OH माइनस लेके आ रहा है, तो यहाँ Kb। क्या मैं इस Kb को KW/Ka लिख सकता हूं क्या? बोलो कैसे? क्योंकि वही कहानी यार, तुम यहाँ पे नोट करके लिख सकते हो। ये कैसे आया? ये इसलिए आया क्योंकि HA H प्लस प्लस A माइनस इसका Ka होता है, और अभी हमने सीखा A माइनस प्लस वाटर की हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं तो HA प्लस OH माइनस ये Kb है और या यही KH है, और इन दोनों को जोड़ करके क्या मिल रहा है हमें? H2O H प्लस आयन प्लस OH आयन। रिएक्शन 1, रिएक्शन 2 and 3। क्लियरली 1 plus 2 is giving 3। तो क्या मैं Ka into Kb को Kw नहीं लिख सकता हूं? और यहाँ Kb ही हमारा क्या है? KH। तो KH into Ka Kw, KH इज इक्वल टू क्या आ गया? Kw बाई K। याद रहेगा ये क्यों हो रहा है? K into Kb is equal to Kw because they are conjugate acid base pair। ये अच्छे से अपने दिमाग में घुसाओ, क्योंकि थोड़ी देर के बाद ना गूगली आने वाला है आपके लिए, ठीक है? तो अच्छे से इस बात को अपने दिमाग में रजिस्टर कर लो कि आप Ka into Kb की वैल्यू को Kw तभी लिख सकते हो जब Ka एंड Kb में इन्वॉल्व होने वाले एसिड एंड बेस कॉन्जुगेट पेयर्स हो, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स, अदरवाइज नहीं होगा। क्या सभी को समझ में आ गया? तो आपको ये रिजल्ट भी समझ में आ गया कि एनायन हाइड्रोलिसिस से क्या होने वाला है? सॉल्यूशन का नेचर बेसिक होने वाला है। बट सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि सर अगर मान लो आपने कोई सॉल्ट दिया तो हम ये कैसे पहचानेंगे कि उसमें सिर्फ कैटायन हाइड्रोलिसिस हो रही है या सिर्फ एनायन हाइड्रोलिसिस या दोनों हो रही है? हम कैसे पहचानेंगे? इज देयर एनी प्रूवन मेथड बाय विच वी कैन से दैट कि नहीं इस वाले सॉल्ट में जो कैटायन है, क्योंकि हर सॉल्ट में तो पैदा दोनों ही होंगे ना, कैटायन एनायन। तो अब ये बोलना कि कैटायन नहीं करेगा एनायन ही हाइड्रोलिसिस करेगा, तो हम एनायन हाइड्रोलिसिस की तरह देखेंगे। एनायन नहीं करने वाला कैटायन तो हम इस तरह से देखेंगे। दोनों कर रहे होंगे तो कुछ और तरीका देखने का। क्या तरीका है ये आइडेंटिफाई करने का कि सॉल्ट का कौन सा कंपोनेंट कैटायन या एनायन एक्टिव है, मतलब हाइड्रोलाइज कर रहा है, और कौन सा इनएक्टिव है, मतलब हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है? तो बड़ा सिंपल है। एक तो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू देख करके, यानी KH की वैल्यू देख करके। अगर KH की वैल्यू ग्रेटर देन 10 के पावर -14 है, इसका मतलब उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसिडरेबल है हमारे लिए, क्योंकि वाटर से बेटर है। इसका कितना होता है? 10 के पावर, इससे बेटर है, तो इसका मतलब जो भी ये कुछ कर रहा होगा उससे जो H प्लस आयन OH माइनस आ रहे होंगे वो नेचुरली डिफर कर रहे होंगे। अगर KH की वैल्यू काफी कम आ गई 10 के पावर -14 से, तो इसका मतलब वो कैटायन फालतू का है या एनायन फालतू का है, कुछ नहीं करने वाला है। बोलो। तो ये भी एक तरीका है। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ Cl माइनस क्या हाइड्रोलाइज करेगा? विल Cl माइनस हाइड्रोलाइज वाटर टू फॉर्म OH माइनस? तो आप बोलोगे सर मैं इसका KH निकालने जा रहा हूं। KH कैसे निकालते हैं? KW बाई KA से। अरे बाबा, ये एनायन हाइड्रोलिसिस है ना, क्या पैदा कर रहा है? बेस। तो ये KH को ही क्या मान रहे हैं हम? KB। ये KH ही क्या है? KB। तो K इंटू KB इज इक्वल टू के। अब बताओ मुझे HCl का Ka कितना होता है? HCl बताओ वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग? स्ट्रॉन्ग।
और हम हमेशा बोलते हैं कि ये जब भी लो तो पूरा तोड़ो, पूरा तोड़ने का मतलब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी मच ग्रेटर देन 10 के पावर 3। अरे तभी तो बोलते हैं ना ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया। जिस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1000 या उससे ज्यादा हो जाए, ऐसा मान के चलते हैं ये रिएक्शन इरिवर्सिबल, पूरा फॉरवर्ड जाएगा। इसका मतलब जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज वे हायर। एक्चुअल में HCl की वैल्यू होती है 10 के पावर +6। HI 10 के पावर 10 एंड 11 के ऑर्डर का होता है। आया बात समझ में? तो अब बताओ, अगर तुम ये रख देते हो K की वैल्यू, चलो मैं एग्जैक्ट वैल्यू ले रहा हूं, 10 के पावर 6 होता है, अगर वो तुम यहां रख दो तो बेचारा ऐसे ही -14 एंड डिवाइडेड बाई 10 के पावर 6, अब कितना हो गया -20। क्या अब ये किसी काम लायक है हमारे? क्या इस इक्विलिब्रियम को हमें कंसीडर भी करना चाहिए? चल बेटा, समझ में आ गया? ये बात समझ में आया? इसको एक और तरीके से समझाया जा सकता है कि देखो, जो एसिड स्ट्रांग हो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होता है। नहीं, हमने पढ़ा है, ये बहुत पहले पढ़ा है कि जितना अच्छा एसिड उतना ही खराब उसका बेस। अरे एसिड एंड बेस बिल्कुल अपोजिट नेचर है ना। एसिड H+ आयन निकालना चाहता है, बेस H+ आयन को वापस लेना चाहता है। तो जब मैंने बोल दिया कि एसिड अच्छा है तो उसका जो करस्पॉन्डिंग बेस है वो खराब होगा, तभी तो एसिड अच्छा हो सकता है ना। आप ये तो नहीं बोलोगे ना कि HCl अच्छा एसिड भी है, Cl- अच्छा बेस भी है। क्या बकवास स्टेटमेंट है, एकदम अपोजिट स्टेटमेंट। HCl अच्छा एसिड मतलब आगे जाना चाहता है, Cl- अच्छा बेस मतलब पीछे आना चाहता है, ये क्या बात है? तो HCl इज अ गुड एसिड मतलब Cl- इज वेरी पुअर बेस। तो जब भी एसिड बहुत स्ट्रांग हो जाए, वेरी वेरी स्ट्रांग, या जिनको स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में रखते हैं, उनका बेस उतना ही घटिया होता है। और जब बेस खराब हो जाए, पुअर हो जाए, तो अपने फ्री H+ आयन को नहीं लेता है, वाटर को तोड़ करके उसका OH आयन निकालना कितनी तकलीफ वाली बात होगी तुम सोचो। जो फ्री में H+ आयन मिल रहा है उसको ही नहीं लेता है। तो इसलिए कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से आए हुए नेगेटिव आयन या पॉजिटिव आयन कभी भी वाटर को हाइड्रोलाइज, that is a thumb rule to check which part of the salt is going to hydrolyze। बात रजिस्टर हुई दिमाग में? बड़ा सिंपल सा बात है, इतनी कहानी सुनाने का सिर्फ एक बात है कि बेटा कैटायन एंड एनायन पहले आइडेंटिफाई करना है सॉल्ट का कौन सा पार्ट हाइड्रोलाइज करने वाला है, क्योंकि जब तक वो नहीं आइडेंटिफाई करोगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा इक्वेशन ये लिखना है या इक्वेशन ये, और यही नहीं पता चलेगा तो हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो ये पता करने के लिए तरीका क्या है, सॉल्ट के कंपोनेंट्स लिखो और उस कैटायन एंड एनायन को ये चेक करो ये किस एसिड या बेस से आया हुआ है। अगर वो स्ट्रॉन्ग से आया हुआ है तो वो आयन वाटर को हाइड्रोलाइज नहीं करेगा, और अगर वीक से आया है तो करेगा। क्योंकि मैं अगर आपसे पूछूं बताओ एसिटेट आयन हाइड्रोलाइज करेगा, तो आप बोलोगे एसिटेट आयन आता कहां से, कौन से एसिड या बेस से? तो एसिटिक एसिड। इसका नेचर क्या है, वीक एसिड। तो ये कैसा हुआ, स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये हाइड्रोलाइज करेगा, तो एनायन हाइड्रोलिसिस होगी। ये बात दिमाग में घुसी तो यहां से आप नोट करके लिखना शुरू करो, इसको अच्छे से नोट करो और प्रैक्टिस में लेके आओ बार बार। हाँ बोलो, इक्वेशन कहां लिखा तूने, उसका कहां गया? उसमें राइट साइड में क्या लिखा है? जी लिखा ना केएच का इक्वेशन, केएच वाले में। हाँ जी, कोई डाउट है बोलो।
बोलो डाउट है तुरंत पूछो उसको, बहुत देर तक। कौन Cl नेगेटिव? यस इट विल नॉट। नहीं बोला। मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो वो स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस से आ रहे हैं या वीक एसिड बेस से आ रहे हैं? हाँ तो मतलब दोनों के दोनों नहीं करेंगे भाई, कोई जरूरी थोड़े है कि सॉल्ट हाइड्रोलाइज ही करे, समझ रहे हो ना। अच्छा हाँ, ये भी बात दिमाग में रखना है। अच्छा किया तुमने पूछ लिया कि कैटायन और एनायन ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से कोई भी हाइड्रोलाइज ना करे। अरे क्या ऐसा नहीं होता है? ये बताओ घर में जो नमक रखा है वो क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। क्या वो पानी में डाल देते हो तो एसिडिक बन जाता है सोल्यूशन, या बेसिक बन जाता है? कुछ नहीं बनता है। न्यूट्रल पहले भी था, आज भी न्यूट्रल है, कल भी न्यूट्रल ही रहेगा, क्योंकि उसमें जो Na प्लस है वो स्ट्रॉन्ग बेस से आया है तो वो भी नहीं कर रहा है, और Cl माइनस HCl से आया है तो वो भी नहीं कर रहा है। जब दोनों नहीं कर रहे हैं तो वो सॉल्यूशन बिल्कुल प्योर वाटर के पीएच लेवल पे वाटर के ही बराबर है। हाँ जी। तो ऐसे सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बने हुए होते हैं वो वाटर को हाइड्रोलिसिस में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, इसलिए ऐसे सॉल्यूशन का पीएच उतना ही है जितना प्योर वाटर का होता है। कितना? 7 एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो अभी पहले इतनी बात समझ में आई ना, उससे बहुत सारी चीजें भी लिखवानी है। अब फिर दिमाग में आएगा सर ये बताओ दोनों ही आने लगे तब ऐसे भी है, तो उनका केस हम करेंगे लास्ट में, जब ऐसा सॉल्ट बन जाए जिसमें वीक एसिड वीक बेस से रिएक्शन करने से बन रहा हो तो करेंगे। क्या आपको इतनी बात समझ में आई बच्चों? क्या क्वेश्चन करें अब हम लोग? पहले कुछ पॉइंट्स लिखना शुरू करो। हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल वाइस वर्सा स्टेटमेंट है ये तो। मतलब जो आयन है वो स्ट्रॉन्ग पार्ट से आना चाहिए। लिखो ये बात नोट करके, लिखो नोट करके। बताओ बेस से क्या आता है, कैटायन आएगा या एनायन आएगा? जैसे मान लो मैं ले लूं NaOH और ये रिएक्ट कर रहा है HCl से, क्या बन रहा है? NaCl प्लस वाटर। तो इसमें जो कैटायनिक पार्ट है Na प्लस वो किससे आया है? HCl से या NaOH से? तो स्ट्रॉन्ग बेस से आया है ना, तो लिखो कैटायन कमिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस। कैटायन कमिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इफ द कॉन्जुगेट बेस ऑफ कैटायन इज स्ट्रॉन्ग बेस। अरे ये कैटायन था, इसको कॉन्जुगेट बेस ये है ना, तो अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा तो ये कैटायन इतना वीक हो जाएगा कि ये हाइड्रोलाइज नहीं करेगा। तो अगर आप ये ऐसे ही लिखना चाहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने क्या लिखा है अभी आपको, कैटायन कमिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस विल नॉट हाइड्रोलाइज वाटर, क्योंकि आप रीजन लिख लो, बिकॉज, क्यों ऐसा करेगा? बिकॉज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस इज वीक। द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस इज वीक। अब एग्जाम्पल लिख लो कौन कौन से हैं जो नहीं करेंगे कैटायन में। बताओ मुझे कौन कौन से कैटायन नहीं करेंगे, लिस्ट बताओ। हाँ, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सारे एल्कली मेटल कैटायन कुछ नहीं करते। लिख लो, लिथियम प्लस से लेके सीजियम प्लस तक ये कुछ भी नहीं करेंगे। लाइक वाइज एल्कलाइन अर्थ मेटल में बताओ। हाँ नीचे वाले, बेरिलियम मैग्नीशियम छोड़ के, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, हाँ रेडियम भी, वो रेडियो एक्टिव इसलिए बात नहीं करते हैं, अदरवाइज रेडियम भी आएगा। दे विल नॉट, दीज आर द लिस्ट विच विल नॉट पार्टिसिपेट इन हाइड्रोलिसिस। क्या समझ में आया? बताओ एल्यूमिनियम प्लस 3 हाइड्रोलाइज करेगा या नहीं? करेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम किससे आता है? AlOH होल थ्राइस से। सब कमजोर है। अरे यार स्ट्रॉन्ग की लिस्ट बता दी, बस उतनी है। अमोनियम आयन बताओ करेगा या नहीं? NH4 प्लस, बोलो करेगा। आ गया बात समझ में? ये बल्कि क्वेश्चन के फॉर्म में भी लिख लो, लिखो आइडेंटिफाई द कैटायन among the following which will hydrolyze water. Identify the cation among the following which will hydrolyze
मैं दे रहा हूं आपको। हाँ जी, हाइड्रोलाइज वाटर। एक से ज्यादा आंसर सही हो सकता है। बच्चों, क्या बात समझ में आया आप लोगों को? चलें डिस्कस करें। बताओ इसमें आपने क्या क्या आइडेंटिफाई किया, कौन कौन करेगा? फर्स्ट करेगा या नहीं, बोलो। आरजू। सेकंड। थर्ड। बिल्कुल करेगा। फोर्थ। फिफ्थ। ये बताओ फोर्थ क्यों बोल रहे हो नहीं करेगा? बेटा जिंक हाइड्रोक्साइड क्या स्ट्रॉन्ग बेस होता है? क्वेश्चन बस इतना है। जिंक हाइड्रोक्साइड इज एन एम्फोट्रिक हाइड्रोक्साइड। तो बेस, ये तो मतलब बेस में भी डाइसी वाला बेस है। एम्फोट्रिक हो गया तो इसके सामने स्ट्रॉन्ग एसिड आता तभी रिएक्ट करता है। एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड भी एम्फोट्रिक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस ना हो तो उसके जो भी केटायन आ रहे सब करेंगे, वो चाहे एम्फोट्रिक से आ रहे हो या वीक बेस से आ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होना चाहिए, है ना? ये बताओ कॉपर, बिल्कुल। सिल्वर आयन, ये नहीं, और ये तो इस पूरे लिस्ट में सिर्फ यही था सेवेंथ जो नहीं करने वाला है, क्योंकि बेरियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, इसलिए बेरियम प्लस 2 नहीं करने वाला है। ये बात आप लिखोगे, since BaOH whole twice is a strong base and इससे Ba+2 is a weak base, इसलिए ये हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा। That's why Ba+2 will not hydrolyze water। क्या ये बात अच्छे से दिमाग में रजिस्टर हो गई? बोलिए। अगला पार्ट करते हैं, लिखो अगला क्वेश्चन लिखो। कौन सा? हाँ हाँ, सॉरी, वीक कॉन्जुगेट एसिड, यस, वीक कॉन्जुगेट एसिड, ऑफ कोर्स इट इज एसिड। बेस से किसकी सॉल्युबिलिटी? यहाँ ऑलरेडी डिजोल्व है सॉल्यूशन के अंदर, तब मैं बात कर रहा हूँ, आयंस के फॉर्म में है। जो डिजोल्व ही नहीं हो सकता है सॉल्ट, उसकी हाइड्रोलिसिस डिस्कस भी कहाँ करते हैं? मैंने ये पहले ही स्टार्ट यहीं से किया ना, कि दो सॉल्ट्स विच आर सॉल्युबल, उनके कैटायन एंड एनायन में से कोई एक्टिव हो, जो डिजोल्व भी नहीं हो सकता वो सॉल्यूशन से ही बाहर है। आगे बढ़े, लिखो। तो कैटायन का क्लियर हो गया, अब एनायन में लिखो, नोट करके लिखो। सिमिलरली वही सेम स्टेटमेंट है, इफ एनायन इज कमिंग फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि एनायन किससे आता है? एसिड से। सो इफ एनायन इज कमिंग फ्रॉम strong acid, it will not hydrolyze water. If anion is coming from strong acid, it will not hydrolyze water. Okay? Question लिखो. Identify the list of negative ions which will hydrolyze water and make the solution basic. क्योंकि anion hydrolysis से कैसा solution हो जाएगा? Basic हो जाएगा।
बोलो बेटा, करे क्या? आइए देखते हैं, आइए देखते हैं इधर। ऑप्शन ए, Cn माइनस S-2 कार्बोनेट आयन, फॉस्फेट आयन, SO3 2 माइनस, Cl माइनस, OCl माइनस, ClO3 माइनस, ClO4 माइनस, एसिटेट आयन, Br माइनस, सल्फेट आयन। EFGH के बाद क्या लिख दिया? अच्छा ऐसे, ठीक है, इसके आगे कर लो तुम लोग, उधर ध्यान नहीं था मेरा।
हाँ जी हाँ जी हाँ जी बेटा करो, बताओ फटाफट अब आते हैं। चलो मुझे रक्षिता बताएगी इस बारी। रक्षिता खड़े हो जाओ, जल्दी खड़े हो जाओ, बताओ मुझे Cn माइनस जल्दी हाइड्रोलाइज और नॉट। आप लोग अग्री करते हो? ये भी करेगा? हाँ मिक्स साउंड आ रहा है थोड़ा, करेगा ना? क्योंकि कार्बोनेट आयन ये होता है ना, इसका एसिड होता है, और मैंने बताया था ऑक्सी एसिड में दो टर्मिनल ऑक्सीजन हुए तो एसिड स्ट्रांग होगा, एक ही हुआ तो वीक। तो ये भी करेगा, ये बिल्कुल करेगा, क्योंकि इसमें भी फॉस्फेट में भी एक ही टर्मिनल है। ये बताओ, नहीं करेगा? ये करेगा क्योंकि ये HOCl है, इसमें तो कोई टर्मिनल ऑक्सीजन नहीं है, तो ये वीक एसिड है, तो ये पक्का करेगा। ये कितने लोगों ने सही किया, हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया। SO3 2 माइनस करेगा ना? नहीं बेटा, फिर से वही पूरा स्ट्रक्चर बनाना ऐसा है, दो H निकाल देगा तो एक ही टर्मिनल ऑक्सीजन है। H2SO4 वाला नहीं करेगा, सल्फेट ये नहीं करेगा, ये तो करने वाला। ये बताओ बेटा, इट विल नॉट। ये कितने लोगों ने सही किया, हाथ उठाओ। सब गायब है ये सब, इतनी बार बताया दो टर्मिनल ऑक्सीजन। हाँ अवनी तुम्ही से पूछ रहा हूँ, कहाँ देख रहे हो? इतनी बार बताया हुआ है कि दो टर्मिनल ऑक्सीजन वाले, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तब परफॉर्म ही नहीं करना है। Cl डबल बॉन्ड O माइनस, दो टर्मिनल ऑक्सीजन है ना, तो दो टर्मिनल ऑक्सीजन मतलब इट इज नॉट गोइंग टू। ये नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये ऑफ कोर्स, ये नो नो। अब हाथ उठाओ, कितने लोग का पूरा करेक्ट हुआ है विदाउट एनी सिंगल? कौन सा गलत हुआ है? ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। इमोशन पे नहीं जाना है। हाँ 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 बिल्कुल, इमोशन पे नहीं जाना है, ये सब में बिल्कुल रूल पे चलना है। रूल बुक एकदम रेडी रखनी है। ऐसा नहीं मन लग रहा है कि सल्फाइड आयन नहीं करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई हैव रीजन फॉर इट, बिकॉज इट हैव वन टर्मिनल ऑक्सीजन, इसका एसिड कमजोर है तो इसलिए। हाँ HF, F माइनस विल ऑल्सो डू। हाँ हाँ लिखवाया था, लिस्ट लिखवाई है ना, उसको याद करो अच्छे से भाई, जो कंसेप्ट बताए उसको ध्यान रखो। चलो बेटा, तो अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, चलो फिगर आउट करो। तो लिखो, तो राइट द नेचर ऑफ aqueous solution of following salts। राइट द नेचर। नेचर जब भी मैं पूछ रहा हूं तो तीन वर्ड्स में आपको आंसर करने हैं, या तो एसिडिक, या तो बेसिक, या फिर न्यूट्रल, बस यही हो सकता है। राइट द नेचर ऑफ aqueous solution of the following salts and also mention which cation is, also mention which ion, cation nahi, which ion will hydrolyze water, which ion will hydrolyze water। So here is the question for you guys। पहला सोडियम एसिटेट, दूसरा पोटेशियम साइनाइड, तीसरा Na3PO4, चौथा CH2 SO4, पांचवा KBr, KI। जल्दी आप लोग करते चलो, इधर नहीं देखो।
कर लिया बेटा? चलो बताता हूँ अब। चलो जहां तक हुआ है वहीं से बताना स्टार्ट करो। बताओ इसका नेचर कैसा होगा? बेसिक होगा, क्योंकि इसका जो Na+ है वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन एसिटेट आयन हाइड्रोलिसिस करेगा और क्या बनाएगा भाई? एनायन है तो एनायन डेवलप करेगा। इस वजह से सॉल्यूशन का नेचर कैसा है? बेस, Na+।
इसमें बताओ, ये भी बेसिक होगा। कौन इनएक्टिव है? K प्लस CN माइनस प्लस H2O HCN प्लस OH माइनस। ये बताओ, ये भी बेसिक है। मतलब Na प्लस कुछ भी नहीं करेगा, और ये जो फॉस्फेट आयन है ये मल्टीपल टाइम हाइड्रोलाइज करेगा, मल्टीपल टाइम। अब ये जो HPO4 माइनस बना है ये फिर वाटर से कर सकता है। और ये जो H2PO4 माइनस बना है फिर वाटर को करके क्या बन सकता है? H3PO4। अब अलग बात है कि इन तीनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में पहले वाले का ही मोस्टली सबसे ज्यादा होगा। और इसमें अगर आप लिखना चाहो तो KH1 विल बी KW। एक बात बताओ, इसमें कौन से कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर यूज हुए हैं? Ka3 वाला ना, देखो थर्ड प्रोटॉन निकल रहे, तो इसमें KW बाई Ka3 होगा। क्या बात समझ में आई? क्योंकि अगर आप यहाँ इक्वेशन लिखो, अगर चाहो तो यहाँ डिराइव कर सकते हो कि भाई हमें पता है कि HPO4 माइनस 2 से जब H प्लस आयन निकलता है फॉस्फेट आयन बनता है, फॉस्फेट आयन बनता है तो ये Ka3 का पार्ट यूज करता है। और इसका हाइड्रोलिसिस इक्वेशन PO4 माइनस 3 प्लस वाटर फॉर्मिंग HPO4 2 माइनस प्लस OH माइनस विच इज KH1। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा? H2O। समझ में आया ना? तो भाई जिन दो इक्वेशन को जोड़ने से वाटर मिले उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का प्रोडक्ट वाटर के KW के बराबर हो। तो इसलिए ध्यान रखना यहाँ Ka3 होगा। ऐसे ही KH2 निकालोगे तो क्योंकि ये बीच में पड़ रहा है इसलिए ये हो जाएगा KW बाई Ka2। ये KH3 थर्ड वाला निकालोगे तो KW बाई Ka1, क्योंकि देखो इसमें फर्स्ट आयनाइजेशन वाली चीजें यूज हो रही है कॉन्जुगेट एसिड बेस। आप सोचो ना, यहाँ से यहाँ जा रहा होगा तो Ka1 यूज लिखते हैं ना हम लोग, पॉलीप्रोटिक किया है ना, और यहाँ से यहाँ Ka2, यहाँ से यहाँ Ka3। तो इसका जो हाइड्रोलिसिस है वो KW बाई Ka3 होगा। ये बात भी आप अच्छे से नोट करके लिख लेना, अलग से नोट करके लिख लो, क्योंकि ये अपने आप में क्वेश्चन के फॉर्म में बनता है कि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बताओ कितना आ रहा है। तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा? बेसिक। अच्छा ये बताइए आप लोगों ने क्या लिखा है? न्यूट्रल लिखा है ना? न्यूट्रल, क्योंकि ना तो सीजियम आयन ना ही सल्फेट आयन, दोनों में से कोई कुछ नहीं करेगा। KBr न्यूट्रल, ये कितने लोगों ने लिखा है? हाथ उठाओ। KI न्यूट्रल, ये बताओ बेसिक, ये बताओ बेसिक, ये बताओ एसिडिक। कौन हाइड्रोलाइज करेगा? NH4 प्लस। हाँ जी, क्या उसका इक्वेशन लिख दोगे? NH4 प्लस प्लस वाटर विल फॉर्म NH4OH प्लस H प्लस आयन। ये KH है जो कि Ka के बराबर है KW बाई KB। पूरा ऐसे कहानी करके लिखना है। और इसमें बताओ एसिडिक, ये बताओ एसिडिक, ये बताओ एसिडिक। हाथ उठाओ कितने लोग का पूरा सही हुआ? चलो बढ़िया। कहाँ गलत हुआ भाई? कौन सा वाला? कौन सा नहीं? ये नहीं हुए? क्यों? कैटायन भी स्ट्रॉन्ग बेस KOH, एनायन भी स्ट्रॉन्ग। पोटेशियम कहाँ से आता है? KOH से। आयोडाइड कहाँ से आता है? HI। अरे कैटायन बेस से आता है, एनायन से आता है। K प्लस है तो इसके साथ OH माइनस डालोगे, H I माइनस है तो इसके साथ H प्लस डालोगे, तो यही तो इसका सोर्स हो गया। क्या ये स्ट्रॉन्ग बेस
और ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, तो इसका मतलब दोनों आयन क्या हो गए, खराब, तो कुछ नहीं करेगा। इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल, pH विल बी 7। आया बात समझ में वंशिका? ठीक, नोट कर लो ये सब। हुआ? आओ चलो देखते हैं, हो गया ना? तो अब आप पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हो। अब मैं सीधा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ये सब देके क्वेश्चन एक करवा सकता हूँ। ज्यादा कराने का जरूरत नहीं है, कोई एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, खत्म हो जाएगा। लिखना शुरू करो। लिखो, फाइंड द pH of 0.1 molar aqueous solution of sodium chloride. Find the pH of 0.1 molar aqueous solution of sodium, क्या चीज, हाँ, सोडियम, सोडियम नहीं, अमोनियम क्लोराइड, 0.1 मोलर एक्व सोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि सोडियम क्लोराइड का आंसर कितना होता है, 7 होता, बिल्कुल सही। अमोनियम क्लोराइड आपको क्या दिया हुआ है एट 25 डिग्री सेल्सियस, आपको क्या दिया हुआ है, केबी ऑफ अमोनिया इज 10 के पावर -5, केबी ऑफ अमोनिया इज 10 के पावर -5, ये आपको दिया हुआ है। बस अब आप सॉल्व करिए इसको, मुझे बताइए। कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। कितना आ रहा है भाई बताओ, 10 के पावर -5 दिया था, कितना आ रहा है बेटा, 3 आ रहा है। क्या आ रहा है, पीएच, कितने लोग का 3 आ गया हाथ उठाओ। अच्छा जी, चलिए यही सॉल्व करें। सॉल्व करें इसको बेटा। आओ देखो, ये बताओ मैंने क्वेश्चन क्या दिया था, अमोनियम क्लोराइड। तो पहले आपने पहचाना कि इसको जब भी पानी में डिसॉल्व करेंगे तो इससे जो कैटायन एंड एनायन आ रहा है इसमें ये कुछ नहीं करेगा, ये हाइड्रोलाइज करेगा। तो अब आपको लिखना था अमोनियम आयन प्लस वाटर NH4OH प्लस H प्लस, और इसका KH किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह। तो Ka के बराबर विच विल बी KW बाई, बताओ KW कितना, -14, Kb कितना, -5 दिया है, सॉल्व कर लो, -9 आ गया। अब ये K का वैल्यू है, अब K का वैल्यू तुम्हें नहीं पता, क्या ये C का वैल्यू कितना है, 0.1 था ना ये, तो ये भी 0.1 ही मिलेगा, क्योंकि ये टूटेगा तो पूरा 0.1 देगा। अब ये 0.1 में से x निकालूंगा और ये x कुछ बनेगा। अब ध्यान देना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखो कितना कम है, 10 के पावर -9। इसका मतलब ये है कि इस वैल्यू पे 10 के पावर -9 पे ये आगे रिएक्शन नहीं जाएगा बहुत सारा। और
क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट का रेशियो विच इज वेरी लेस, इसका मतलब बहुत कम प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो क्या मैं ऐसा बोल लूं कि ये नेग्लिजिबल है, इसके जगह पे क्या 0.1 लिख सकता हूं? x नेग्लिजिबल है, सिंस kh is very less than 1, x will be very less than 1. So 0.1 minus x can be written as sorry 0.1. अब बस सॉल्व कर लो, खत्म हो गया यार। तो KH का एक्सप्रेशन क्या होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड इंटू H प्लस आयन अपॉन अमोनियम आयन। ये बता मोटू कितना है? x, दूसरा x अपॉन ये कितना है? 0.1। KH कितना है? -9। x स्क्वायर कितना आ गया? -10। x की वैल्यू कितनी आ गई? -5। pH कितना आ गया? तो 3 कहां से आ रहा था भाई? क्या सीधा तूने कर लिया? 10 के पावर -5 आ रहा था। कितने लोग का आंसर सही हुआ? हाथ उठाओ। इजी था कि नहीं बताओ? क्या ये? और एक क्वेश्चन कराता हूं, चलो लिखो। फाइंड द पीएच ऑफ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन लिखो। फाइंड द पीएच ऑफ aqueous solution of 0.5 molar sodium cyanide NaCN। NaCN समझ में आ रहा है ना? लिख लिया? If Ka of HCN is 5 into 10 के पावर -9, do it बेटा, do it fast। डन। आइए देखते हैं।
आ गया कितना 3 आया 3 आ रहा है कितने लोग आ गए आंसर 3 ठीक है चलो अब ध्यान दो इधर इधर ध्यान दो ये बताओ आपके पास सॉल्ट कौन सा है NaCN तो सबसे पहले कितना था ये 0.5 मोलर तो जैसे ही आप पानी में डालते हो तो पूरा पूरा ये ब्रेक डाउन करेगा और यही डिसॉल्व कर रहा है तभी तो ऐसा लिखा है और ये हमारे लिए डू नॉट हाइड्रोलाइज एंड दिस विल हाइड्रोलाइज तो अब जो साइनाइड आयन है वाटर के साथ क्या दे रहा होगा HCN एन प्लस OH माइनस और इसका KH क्या KB के बराबर है क्या क्योंकि बेस मिल रहा है और वो क्या होगा बेटा KW बाई K एंड KW कितना -14 Ka कितना -5 इंटू 10 के पावर -9 कितना हो गया -5/5 आ गया क्या कॉन्सेंट्रेशन इसका कितना है 0.5 सबको समझ में आ रहा है अब बता 0.5 माइनस एक्स ये एक्स आएगा क्या क्या इस वैल्यू को सिंस KH इज वेरी वेरी लेस देन 1 x विल आल्सो बी लेस देन 1 हाँ मतलब आप 0.5 लिख लो सो कैन आई से 0.5 माइनस एक्स विल बी नियरली 0.5 अब बस सॉल्व करो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KH कैन बी रिटन एज OH माइनस HCN डिवाइडेड बाई साइनाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन KH की वैल्यू कितनी है 10 के पावर -5/5 OH माइनस कितना है x ये x है ये कितना है 0.5 क्या बडीज क्या समझ में आ रहा है -6 हो गया क्या x की वैल्यू कितनी आ गई -3 सो x ही p तो OH आयन ही क्या है x और वही कितना है -3 सो POH कितना हो गया 3 pH कितना हो गया 11 कितने लोग का मैच के आंसर हाँ क्यों पीओएच बोला था मैंने क्या पूछा था मैंने पूछा क्या था पीएच ना तो मेरे को पीएच आगे आगे वेरी गुड वेरी गुड लास्ट क्वेश्चन ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इसके बाद मैं सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस बताऊंगा लिखो लिखो फाइंड द पीएच ऑफ द अबव सॉल्यूशन अबव मतलब समझ रहे हो कौन सा ये जो ऊपर वाला अभी किया है फाइंड द पीएच ऑफ द लास्ट सॉल्यूशन या अबव सॉल्यूशन जो भी आपने लिखा if 0.1 mole of NaOH is added in 1 liter of the solution. If 0.1 molar of NaOH is added, 0.1 molar of NaOH is added in the above solution. Above solution मतलब समझ गए ना सोडियम साइनाइड में ही डाल दिया गया 0.1 मोल 0.1 मोल ऑफ NaOH is added in 1 liter of the above solution 1 लीटर में समझ गए ना इन 1 लीटर चलो जल्दी से आंसर कर दो तो ये बता दिया तो मजा आएगा बिल्कुल करो मोल 1 लीटर में डालोगे तो वही मोलर हो जाएगा मोल ही मोलर हो गया यहाँ पे हाँ मैंने मोल
आइए बेटा देखते हैं। अभी कितने लोग कहेंगे सर इस कहानी में ट्विस्ट बस इतना सा है कि आपने क्या डाल दिया है, NaOH भी, और NaOH कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग या वीक, और कितना 0.1 मोल पर लीटर डाला है ना, तो OH माइनस कितना देगा, 0.1। अब आपसे बस इतना सा ही सवाल है, बताओ OH माइनस टोटल कितना आएगा। तो आप बोलोगे OH माइनस इससे भी आएगा, इससे भी आएगा, और एक जो इक्वेशन नहीं लिखा है उससे भी आएगा। तीनों का सम करेंगे तो यही वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि x अभी निकाला था पिछले प्रॉब्लम में, 10 के पावर कितना आ रहा है, -3, और जब OH आयन ऊपर से डालोगे तो और पीछे चला जाएगा, तो और कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब OH आयन इज इक्वल टू कितना, 0 पॉइंट, है ना, बोलो। तो POH कितना होगा, माइनस लॉग 0.5। क्या 0.5 को लिख सकते हैं लॉग 1/2, बता मोटू, माइनस लॉग 1 माइनस ऑफ माइनस प्लस लॉग 2, क्या समझ में आ रहा है, लॉग 1 0, लॉग 2 कितना 0.3, तो आंसर कितना आ गया 0.3। ये क्या है, मैंने क्या पूछा है, 14 माइनस POH कितना 11 आ रहा है, 14 में से 0.3 घटा है। कौन सी मैथमेटिक्स पढ़ी है भाई तुमने, 13.7। ऐसे डरा देते हो कभी कभी तुम लोग यार, हिसाब किताब गड़बड़ हो जाएगा फिर ऐसे यार, तुम लोग क्या करोगे, डर लगता है मुझे बहुत। कर लो चाहे जाता है बेटा, 2 लीटर कहाँ, मैंने जस्ट 0.1 मोल इज एडेड इन 1 लीटर ऑफ द अबव सॉल्यूशन बोला था, तो इसके सॉल्यूशन में ही मैंने 0.1 मोल ऐड किया था कैप्सूल की तरह, एनी विच इज अ सॉलिड ना, so I can add without affecting the volume too much। कहाँ से आ रहा है, अच्छा एक मिनट, मैंने क्या ब्लेंडर कर दिया, ओ माय गॉड, अरे NaOH कितना लिया था मैंने, 0.1, ये क्या कर दिया यार, तुम लोग बोल भी नहीं हो, ये 0.1 ही आएगा। अच्छा तुम लोग ऐसा बोल रहे थे, ठीक है फिर तो ये 0.1 रहेगा, तो ये कितना आ जाएगा 1, तो pH कितना हो जाएगा 13। ओहो, तो यही खत्म हो गया, यहाँ जाना ही नहीं था ये सब, वहीं पे देखो, ये समग्र की वजह से हो रहा है, ये स्लीप इंड्यूस कर रहा है मेरे अंदर भी, खुद सो रहा है मुझे भी अच्छा समझ में आ गया ना, गॉट इट। अब कितने लोग का सही हुआ हाथ उठाओ, ठीक है चलो ग्रेट। अब करते हैं सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे कैटायन भी हाइड्रोलाइज करेगा, एनायन भी हाइड्रोलाइज करेगा, एंड दोनों का ध्यान रखते हुए हम कैसे करते हैं। यूजुअली मैं आपको बोलता नहीं हूँ कि फॉर्मूला याद करो, क्योंकि एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, उतना ही बहुत है। लेकिन इस केस में मैं बोलूंगा कि डेरिवेशन में समझाऊंगा, लेकिन आप एक्सप्रेशन डायरेक्ट याद रखना। तो मैं शुरुआत ही एक्सप्रेशन से करता हूं, हेडिंग डालो, pH calculation of salt of weak acid and weak base। pH calculation of salt of pH calculation of salt of weak acid and weak base। salt of weak acid and weak base। क्या आ गया बेटा सबको समझ में, क्या होता है उसका, नहीं, pH का वैल्यू होता है उसका, ध्यान से सुनो, pKw प्लस pKa माइनस pKb अपॉन 2। और अगर 25 डिग्री पे बात करते हो तो आपको पता है pKw का वैल्यू कितना होता है, 14, रख दो 14 प्लस pKa माइनस pKb, ब्रैकेट लगा दो 1/2, 17, कितना आ गया 7 प्लस हाफ ऑफ pKa माइनस pKb, डायरेक्ट यूज करेंगे, ये है pH का फॉर्मूला। कुछ मजेदार बात देख रहे हो, इसमें कहीं भी कॉन्सेंट्रेशन आया ही नहीं,
इसमें कहीं कॉन्सेंट्रेशन आया क्या? कहने का मतलब अगर मैं 0.1 मोलर अमोनियम साइनाइड लूं, ध्यान देना ये वीक बेस से आता है ना, और ये किससे आता है? वीक एसिड। सो दिस इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, क्योंकि कैटायन इसमें वीक बेस से आया, एनायन वीक एसिड से आया। ये कैसा सॉल्ट है? NaCN। दिस इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, क्योंकि ये तभी बनेगा जब NaOH से रिएक्ट कर रहा हो। बोलो मोटू, सही बोल रहा हूं? सो दिस इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बोल सकते। ऐसे मैं बोलूं सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, बताओ NaCN। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस बताओ, अमोनियम क्लोराइड इज आंसर। अरे स्ट्रॉन्ग एसिड HCl ले ले, वीक बेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले, रिएक्शन करा दो, जो बन रहा है वही बता दो। तो ये कौन सा सॉल्ट है? दिस इज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड, इसलिए दोनों पार्ट एक्टिव है, अमोनियम भी हाइड्रोलाइज करेगा एंड साइनाइड आयन दोनों हाइड्रोलाइज करेंगे। समझ में आया बात? अच्छा जी, अब इसका पीएच निकालना हो, पीएच ऑफ दिस विल बी इक्वल टू पीएच ऑफ 0.01 मोलर अमोनियम साइनाइड। ऐसा क्यों? विल बी इक्वल टू पीएच ऑफ 0.05 मोलर अमोनियम साइनाइड। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके एक्सप्रेशन में कहीं कॉन्सेंट्रेशन। अब आपके दिमाग में आएगा, सर मुझे एक बात बताओ, आपने अभी जो क्वेश्चन कराए थे जैसे सोडियम साइनाइड दे करके और इसका पॉइंट, क्या इसका यूज हो रहा था? हो रहा था, तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया क्या? x इंटू एक्स अपॉन ये वैल्यू आ रही थी ना, ये कॉन्सेंट्रेशन ही तो था। ये बदलोगे तो x बदलने लगेगा ना। अरे समझ में आया? उस फॉर्म में मैंने तुम्हें दिखाया नहीं सी के फॉर्म में, बट यूज हर बार कराया। तो ये सब डिपेंडेंट होते हैं, ये इंडिपेंडेंट है। So this is one of the first solution which I told you, where the pH is independent of the concentration। वरना जितने भी हैं सभी में concentration आता है। ये कुछ रेयर सॉल्यूशंस में से एक है, और ये इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इसकी आदत लग जाएगी। अगले कुछ टॉपिक जो मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको, बफर, उसके अंदर आदत लग जाएगी, क्योंकि वहां पे भी डाइल्यूशन पे डिपेंड। अरे डाइल्यूशन का मतलब क्या? पानी डाल दो ऊपर से, पानी डालने से क्या बदलेगा? सी बदलेगा, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन बदलने से अगर पीएच ना बदले तो हम बोलेंगे ऐसे सॉल्यूशन का पीएच इंडिपेंडेंट ऑफ डाइल्यूशन है। लिखो ये बात नोट करके, एक्सप्रेशन लिख लो और फिर ये बात लिखो। द पीएच ऑफ salt of aqueous solution of salt of the pH of aqueous solution of salt of weak acid and weak base, लिखना पहले जो लिख पा रहा हूं, जगह छोड़ दो उतना। The pH of aqueous solution of salt of weak acid and weak base is independent of concentration and independent of dilution, hence independent of dilution, hence independent of dilution। ये एक्सप्रेशन लिख लेना। उसके बाद यही जो कहानी मैंने तुम्हें सुनाई है उसी को मैंने वर्ड्स में लिखा है कि पीएच चाहे 0.1 मोलर का हो, 0.01 मोलर का हो, 0.5 मोलर, तीनों सेम होंगे क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन से डिपेंडेंट। कौन सा स्टेटमेंट? pH of aqueous solution of salt of weak acid and weak base is independent of concentration and hence dilution, independent of dilution। अब उसके बाद ये कहानी लिख लेना, दैट इज pH ऑफ इतना मोलर इज इक्वल टू pH ऑफ इतना मोलर इज इक्वल टू ये पूरी कहानी लिख लो। और ये आपने पहले भी लिख रखा है तो इक्वली गुड है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ गया? हाँ, अब लिखो क्वेश्चन, फाइंड द pH ऑफ, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द pH ऑफ 0.01
0.9 molar aqueous solution of अमोनियम साइनाइड, सेम सॉल्ट ले लो, NH4CN अमोनियम साइनाइड, गिवन आपको क्या दिया है, गिवन pKa, ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा गुगली करने वाला हूं, HCN is 5, एक मिनट, इसको 9 कर लो, and pKa of ammonium ion is also 9 नहीं, इसको 9 पॉइंट, एक मिनट 9 पॉइंट, मान लो 2 कर दे रहा हूं, कोई बात नहीं। कम ऑन एवरीवन, डू इट। अब आपके दिमाग में पहले तो ये आएगा कि सर ये ऊपर जो पीके भी लिखा है किसका है? हाँ जी, पीकेए जो लिखा हुआ है वो कोरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड का है, एंड ये किसका है? बेस का है, नेचुरल सी बात है। अब बताओ अमोनियम साइनाइड के अंदर जो अमोनियम साइनाइड है इसका ब्रेकडाउन करो, अमोनियम कैटायन एंड साइनाइड आयन, ये किससे आया है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका Kb होता है। और साइनाइड किससे आया है? HCN से, तो इसका क्या होता है? Ka। समझे? यहाँ पे जो Kb है किसका है? HCN का जो एक्चुअल एसिड होता है, और Kb किसका है? समझ में आया बात? ये बात दिमाग में रहना, क्योंकि जनरली इनके लिए यूज करते हैं ना, आयन के लिए तो KH वर्ड यूज होता है। हाँ, अलग बात है कि कभी वो Ka के बराबर भी हो जाता है, Kb के बराबर, वो कहानी नहीं। समझ में आया ये बात? अब तुम ध्यान से देखो, मैंने PKHCN का दिया है तो हम ये तो मिल गया, लेकिन मैंने अमोनियम आयन का भी पीके ही दिया है, तो क्या निकालना है आपको? ये निकालना है। तो बताओ दोनों का सम कितना होता है? पीके। वी नो दैट पीके ऑफ अमोनियम आयन एंड पीकेबी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सम पीकेडब्ल्यू के बराबर 14। बताइए, वैल्यू दी हुई है 9.2 प्लस पीकेबी, क्या हम निकाल लेंगे? बताओ पीकेबी कितना आएगा? 14 माइनस 9.2 कितना आ गया? 4.8 आ गया। अब बेटा उठा के फॉर्मूले में रख दो, आंसर आ जाएगा। बताओ कितना आ रहा है? अरे बस ये कर लेना यार, 7 प्लस हाफ पीके में कितना आ रहा है? इतना ज्यादा आ रहा है क्या? ऐसे कैसे यार? आओ देखते हैं, ये फॉर्मूला यही है ना? मैं 7 प्लस हाफ पीके कितना है मोटो? पीके, अच्छा उसकी वजह से हो गया, वाह। पीके भी कितना है? हाँ हाँ, अब तो आएगा ही यार। कितना आ गया इसके बाद? तो पूरा आंसर कितना आ गया? 9.1 इज द राइट आंसर। क्या सबको समझ में आया? कैसे कैसे क्लियर हो गया? बोलो। तो देखो सवाल तो बस मैं बता रहा हूँ, इसका डेरिवेशन आज लिखवा दूंगा, वो कभी यूज नहीं आने वाला है, फॉर्मूला दिमाग में रखना है इसका, क्योंकि इसके केस में ना डेरिवेशन तुम या तो बार बार करके उस जगह तक पहुंचो, वरना इसमें थोड़ा सा क्रिटिकल है, थोड़ा क्रिटिकल है, इतना भी टफ नहीं है, बट ओके। तो आज और डेरिवेशन करा के फिर क्लास में एंड करता हूँ। लिखो डेरिवेशन ऑफ दिस पीएच, मिटा दो ये। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आज पूरा खत्म हो गया, वो केटायन हो एनायन हो दोनों हो रहे हो, कोई भी ना हो रहा हो, चारों केस कवर हो गया ना? ठीक है, तो ये वो केस है जहां पे दोनों कर रहे हैं। आ जाओ डेरिवेशन करते हैं।
WB, WA का मतलब वीक एसिड एंड, हाँ जी चलो मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। मान लो आपको अमोनियम साइनाइड दिया हुआ है, सी मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ओके, मैं बाद में आपको दिखाऊंगा कि सी से इंडिपेंडेंट कैसे होता है। ये सॉल्ट दिया है, तो आप सबसे पहले इसको पानी में घोलोगे तो क्या मिलेगा, अमोनियम आयन एंड साइनाइड आयन, ये कितना CnAC, क्लियर है। क्योंकि सॉल्ट, अमोनियम आयन के भी मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, टूट गया। अब हमें पता है कि कैटायन भी हाइड्रोलाइज करेगा, एनायन भी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यही सबसे इंटरेस्टिंग है। बताओ अमोनियम अगर पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, NH4OH, और क्या बनाएगा, अरे कैटायन विल फर्निश कैटायन, क्या बनाएगा, H+ आयन। अब ध्यान से सुनो मेरी बात ना, मैंने तुम्हें बताया था कि HCN क्या है, वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक, वेरी वीक। इसका मतलब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10⁻⁹, रफली यही मान के चलो, ऐसे ही होता है। अगर मैं पूछूं कि H+ फ्री का मिल जाए साइनाइड आयन को और वो HCN बनाना चाहे तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा, 1/Ka 10⁻⁹। तो क्या ये इरिवर्सिबल रिएक्शन जैसा बात नहीं होगा कि अगर प्रोटॉन इसको कहीं पे भी फ्री का मिल गया, एक्स्ट्रा मिल गया, तो ये तुरंत कैप्चर करके क्या बना देगा, HCN। यही काम यहां पे होता है। जैसे ही अमोनियम वाटर को हाइड्रोलाइज करके H+ आयन निकालता है, इसको मौका मिल गया, तुरंत ये H+ जो वहां से निकल रहा है उसको कैप्चर करके क्या बना लेगा, HCN। इसलिए दो अलग अलग इक्वेशन लिखने के बजाय हम एक ही लिखते हैं कि अमोनियम आयन एंड साइनाइड आयन ने वाटर को हाइड्रोलाइज किया, इसने OH ले लिया और इसने H ले लिया, तो ये NH4OH और ये क्या बन गया, HCN। क्या दिमाग में ये बात रहेगी अच्छे से, ये मैंने क्यों ऐसा लिखा, समझ में आया ना, क्योंकि फॉरवर्ड की टेंडेंसी बहुत ही खराब लेकिन बैकवर्ड की टेंडेंसी बहुत स्ट्रांग। तो एक ने भी मदद किया तो दूसरा ले जाएगा, एंड वाइस वर्सा। साइनाइड आयन अगर H2O से क्या निकालेगा, OH-, तो NH4+OH- को क्विकली कैप्चर कर लेगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है NH4OH से NH4+ की तरफ जाना ये बड़ा खराब होता है, क्योंकि Kb-5 के आसपास होता है। उल्टा करना इरिवर्सिबल चेंज है कि NH4+ को कोई फ्री में OH आयन मिल जाए तो तुरंत NH4OH बना लेगा, क्योंकि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/Kb विच इज 10⁻⁵। आगे बात समझ में। तो साइनाइड भी अगर OH- मान लो यही हाइड्रोलाइज पहले पानी को कर दिया और इसने क्या निकाल दिया, OH- तो NH4+ ले जाएगा। ये बात समझ में आई। कहने का मतलब अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन C है और C में से ये X जा रहा है, C में से ये X जा रहा है, तो इसको हमें क्या लिखना है, XNX। बड़ी अजीब सी बात है कि मैंने अमोनियम साइनाइड को एज अ होल नहीं लिखा, यहाँ पे दो पार्ट में लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि सॉल्यूशन में दोनों इंडिपेंडेंट हैं, इसलिए दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा। सॉल्ट कभी भी अमोनियम साइनाइड के फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, पानी के अंदर कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, NH4+ एंड साइनाइड आयन। अरे आया क्या बात मेरी समझ में। ओके, ये मिटा दूं, ये कहानी जो लिखा है ये मिटा दूं, चलो ठीक है, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। अच्छा, अब एक टर्म डिफाइन होता है, यहाँ पे ध्यान से देखो, अगला पॉइंट लिखवाने जा रहा हूं, ध्यान से देखो। इसका जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है KH, वाटर को तो ये भी हाइड्रोलाइज कर रहा है, इसकी वैल्यू होती है KW/KA/KB। ध्यान देना, Ka किसका, जो एसिड था HCN, और KB किसका, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, ये वैल्यू होती है। अब कहोगे कि सर अभी तो थोड़ी देर पहले आपने पढ़ाया था K/KB का वैल्यू KW होता है, तो KW/KW, लेकिन तुम लोगों ने ध्यान दिया यहां दोनों मल्टीप्लाई करके KW नहीं होंगे, क्यों, हाँ, क्योंकि ये HCN एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड आर नॉट कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, और वो एक्सप्रेशन किसके लिए होता है, पेयर्स के लिए। क्या समझ में आया, इसका मतलब, अच्छा चलो, एक तो ये समझ में आया। दूसरा कहोगे सर ऑल द वे कहां से ये आपने लिख दिया, भाई हमने तो अभी तक पढ़ा था कि KH की वैल्यू कभी KW/K, कभी KW/KB, ये कहां से हो गया KW/K?
क्योंकि इसमें कैटायन भी हाइड्रोलाइज कर रहा है और एनायन भी। अब मैं उसको लिख करके आपको दिखाता हूं, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो यहीं से आ जाएगा आपको KH इंटू KA इंटू KB। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोलिसिस का इक्वेशन, KA का इक्वेशन, KB का इक्वेशन जोड़ने के बाद वो वाटर के बराबर आ रहा है, तभी तो ऐसा हो रहा होगा। अब एक जगह अलग से लिख करके देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या ऐसा हो रहा है। तो आगे देखते हैं। तो हमारे पास है अमोनियम आयन प्लस साइनाइड आयन प्लस वाटर फॉर्मिंग NH4OH प्लस HCN, ये KH है। ओके, हमारे पास HCN का भी इक्वेशन है, H प्लस प्लस साइनाइड आयन, ये क्या होता है Ka। हमारे पास NH4OH का NH4 प्लस प्लस OH माइनस, ये क्या Kb। अब जरा तीनों को जोड़ के देखो, जोड़ के देखो, बताओ अमोनियम हाइड्रोक्साइड गायब हुआ क्या? क्या NH4 प्लस भी गायब हो गया क्या? साइनाइड आयन भी गायब हो गया, HCN भी गायब हो गया क्या? बचा क्या? लेफ्ट साइड में सिर्फ वाटर, राइट साइड में सिर्फ, और यही क्या होता है KW। ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये फोर्थ। क्या हम बोल सकते हैं सिंस 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, इसलिए KH इंटू KA इंटू KB इज इक्वल टू KW। और यहीं से क्या कहानी यहाँ आ गया, इसलिए मैंने इसका डेरिवेशन में ना छोटे छोटे एलिमेंट्स कई सारे हैं, इसलिए मैंने बोला था करना डेरिवेशन, बट एक्सप्रेशन डायरेक्ट याद रखना, क्योंकि वरना उसी में टाइम निकल जाएगा 3-4 मिनट का। आया क्या बात समझ? ओके, अब इसके बाद कहोगे सर चलो ये सब कहानी तो कर लिया, लेकिन अभी ये समझ नहीं आ रहा है पीएच निकालने के लिए तो मेरे पास तो H प्लस आयन चाहिए, और इस पहले इक्वेशन में तो कहीं दिख ही नहीं रहा H प्लस आयन, और वाटर से आया हुआ जो H प्लस आयन OH माइनस है वो तो इक्वल नंबर में है। तो और वाटर सबसे वीक इलेक्ट्रोलाइट है भाई, वो तो 10 के पावर माइनस, वही तो रेफरेंस है हमारे लिए एसिड एंड बेस का। तो आखिर H प्लस आयन आ कहां से रहा है? तो आंसर है वो H प्लस आयन या तो आप वीक एसिड से देख लो या तो वीक बेस से देख लो, वहीं से आपको मिल जाएगा। मैं ये मिटा रहा हूं पोर्शन, ठीक है। या तो आप वीक एसिड से देख लो या तो वीक बेस से देख लो, आपको आंसर आएगा वीक एसिड। जो हमारा HCN है, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो, कि HCN एक्चुअली में H प्लस एन CN माइनस दे रहा होगा, और क्योंकि ये कॉमन इक्विलिब्रियम है, या उल्टा लिख लूं क्या इसको? एक ही जैसे बात है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसा लिखने से ना थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि जो HCN है हमें पता है कि ये H प्लस आयन एंड साइनाइड आयन के, और इस बार ही हमें दो चीजें पता है क्या, कि HCN का जो वैल्यू है वो कितना है X, वहां देखो, और साइनाइड आयन का वैल्यू क्या है C माइनस एक्स, कॉमन आयन इफेक्ट से हमें यही निकालना है। हालांकि X भी निकालना है, अभी हमें ये भी निकालना है। और इस इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट क्या होगा, K इज इक्वल टू 1/KA। यस और नो? अरे बाबा HCN का उल्टा लिख दिया है ना, या फिर आप इसको ऐसे लिख लो HCN फॉर्मिंग H प्लस प्लस CN, मैंने तो मैं आपको दिखा रहा था, इस समय इसका KA लिखना, वैल्यूज यही रहना चाहिए C माइनस एक्स, और ये X। यहां तक क्लियर है सभी को? अब देखो मैं आपको कुछ डिराइव करवा रहा हूँ, ध्यान देना, इस बार ही नेग्लेक्ट कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे KH के बारे में ही नहीं पता है कि वो वैल्यू कम आएगी या ज्यादा आएगी। तो उल्टा लिख दिया क्या? अच्छा ये X था और ये, हाँ ठीक है ठीक है, आओ चलो मैं दिखाता हूँ। अब क्या मैं यहाँ फर्स्ट वाले यूजिंग फर्स्ट इक्विलिब्रियम, इसको मैं फर्स्ट इक्विलिब्रियम बोल रहा हूँ, यूजिंग फर्स्ट इक्विलिब्रियम, थोड़ा ध्यान से सुनना। क्या मैं बोल सकता हूं x इंटू एक्स अपॉन C माइनस एक्स इंटू C माइनस एक्स? अरे बोलो मोटू, क्या ये वैल्यू कितनी हो गई, बोलो? अरे यार इसकी वैल्यू KH के बराबर। क्या यहां से x अपॉन C माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू KH, बिना कोई एजम्पशन किए हुए क्या मैं बोल सकता हूं कि रूट ओवर KH आएगा? और KH की वैल्यू ही क्या है, KW अपॉन KA इंटू KB।
कैन आई से लाइक दिस? ओके, क्यों चाहिए मुझे x अपॉन सी माइनस एक्स का रेशियो? क्योंकि यहां पे भी x अपॉन सी माइनस एक्स का रेशियो बन रहा है और मेरे पास सिर्फ एक ही अननोन है, H प्लस आयन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो मेरे को पता है। नाउ यूजिंग कौन सा इक्विलिब्रियम? सेकंड इक्विलिब्रियम। यूजिंग सेकंड इक्विलिब्रियम, अब मैं क्या लिखूंगा देखो जरा तो, H प्लस सी एन माइनस अपॉन HCN, कैन इट बी रिटन एज KA? एंड Cn माइनस अपॉन HCN के जगह पे मैं वैल्यूज लिखने जा रहा हूं। H प्लस Cn माइनस का वैल्यू कितना है मोटू? C माइनस एक्स, और ये कितना है? x इज इक्वल टू K। क्या H प्लस आयन कितना आ गया मोटू? जल्दी बोलो। KA इंटू एक्स अपॉन सी माइनस एक्स। अब क्या मैं ये वैल्यू, ये पूरी वैल्यू उठा के यहां डाल दूं? क्या आ गया? KA इंटू रूट ओवर KW बाई KA, के भी आ गया क्या? अब एक बात बताओ, KA रूट के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? KA स्क्वायर आ जाएगा क्या? KA अगर रूट के अंदर जाएगा तो KA स्क्वायर, क्योंकि रूट से कोई चीज बाहर आती है तो पावर 2 का 1 हो जाता है, ये बाहर ऑलरेडी है, अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? KA स्क्वायर। और एक K नीचे ऊपर स्क्वायर है, कट के क्या आ जाएगा? दैट विल गिव यू रूट ओवर KW KA अपॉन KB। अब क्या इसी का माइनस लॉग ले लोगे? H प्लस आयन तुम्हें मिल गया ना? अब यहां पे लास्ट है ना, लास्ट स्टेप मैं ऊपर से मिटा रहा हूं सारा, ये सारा मिटा रहा हूं, क्योंकि आपको क्या मिल गया? सिंस H प्लस आयन की वैल्यू आपको मिल गई, कितनी मिल गई? रूट ओवर KW इंटू KA अपॉन K। बोलो इस स्टेप में कोई दिक्कत किसी को? तो मैं फिर से समझाऊं, K स्क्वायर अंदर। अब बताओ, PH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन, अब उठा के रख दो यार, माइनस लॉग H प्लस आयन की जगह पे क्या रख दू? रूट ओवर KW KA अपॉन KB। ये बताओ ये क्या है? पावर एक 1/2 ही तो है। क्या पावर 1/2 पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा? 1/2 और माइनस के साथ एक्सपैंड कर दो, माइनस लॉग KW माइनस लॉग KA माइनस एन माइनस लॉग KB। क्या समझ में आ रहा है? कितने लोग कह रहे हैं ये कितना है? PKW, और ये कितना है? PKA, और माइनस टाइम PKB, एंड पूरे का क्या आ गया? यही तो आंसर था। कितना लंबा काम हुआ देखा? कहीं भी फंस सकते हो, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इसके एक्सप्रेशन को डायरेक्ट याद रखना। यूजुअली आयनिक इक्विलिब्रियम में मैं ये इनकरेज नहीं करता हूं, बट इस क्वेश्चन के लिए करूंगा, क्योंकि इतने बड़े डेरिवेशन में आप एग्जाम में स्ट्राइक नहीं कर पाया, कोई भी चीज स्ट्राइक नहीं कर पाया तो गड़बड़ हो सकता है। हाँ जी, पूरा स्टेप गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि देखो एक तो यही वैल्यू डिराइव करना कई लोगों को नहीं दिखा होगा डायरेक्ट, ये तो मैं दिखा दिया, अब दिख गया। अपने से कर रहे होते तो शायद नहीं दिखता इतना जल्दी। उसके बाद यहाँ पे रुकना है, नेग्लेक्ट नहीं करना है। इस बार देखो मैंने कुछ नहीं नेग्लेक्ट किया, यहाँ पे भी मिस्टेक कर सकते हो। सो देयर आर मल्टीपल चांसेस, एंड एक बार सब चीज हो जाए तो लास्ट स्टेप में कहीं इधर उधर कर दिया तो भी गड़बड़। तो इसलिए डायरेक्ट याद रखो, यहाँ डिराइव करने के लिए मैं इंकरेज नहीं करूंगा, अनलेस क्वेश्चन ही डेरिवेशन का है आपके लिए। मैं इंकरेज करूंगा स्ट्रेट अवे फॉर्मूला याद रखो। क्या आप सभी को बात समझ में आ गया? अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है, क्या सर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड से करते तो भी वही आंसर आता? बिल्कुल, बिल्कुल वही आता। अगर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी ये इक्वेशन NH4OH NH4+OH माइनस करते तो पहले POH निकलता, फिर वही 14 में से इसको घटा लेते तो फिर PH। आंसर देखना सेम ही आएगा। ये आप घर पे ट्राई कर सकते हो, इतना फ्रीडम दे रहा हूं कि आप दूसरा इक्वेशन। कुछ लोग कहेंगे सर हाइड्रोलिसिस का इक्वेशन लिख के करते तो नहीं आता? उससे भी आता, क्योंकि कैसे भी करो जितने भी आयन्स है वहां से जनरेट होने वाला H प्लस एंड OH माइनस अलग अलग नहीं हो सकता, वो सेम ही रहेगा। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। सो विद दिस एवरीवन वी आर डन विद सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कंप्लीटली। अगली क्लास में हम बफर पढ़ेंगे एंड उसके बाद लास्ट पार्ट KSP का कल खत्म हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर द क्लास।